बेंगलुरु में 29 साल की लड़की को 59 टुकड़ों में काटा गया था। इसके बाद से लगातार बेंगलुरु पुलिस कातिल की तलाश में थी। आखिरकार 25 सितंबर को उनकी तलाश पूरी होती है, जिसके बाद ओडिशा से खबर आती है, जहां पर कातिल खुद से ही खुद को मौत के गले लगा लिया था। इसके साथ ही उसने जाते जाते कुछ ऐसे खुलासे किए जिसे लेकर अब बेंगलुरु पुलिस लगातार तलाश कर रही है। आखिर क्या था पूरा माजरा और कौन था वो कातिल और कहां का रहने वाला था, और आखिर उसने महालक्ष्मी को इस कदर मर्डर के बाद इस तरह से उसकी लाश के साथ क्यों ऐसा किया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। आपको याद होगा कि 21 सितंबर को ये खबर आई कि बेंगलुरु में एक महिला को 59 टुकड़ों में काटा गया था। बकायदा फ्रिज में उसकी बॉडी को डंप किया गया था। इसके साथ ही बता दें कि उस घर में एक सूटकेस, एक ट्रॉली बैग बरामद हुई थी, जिसमें पुलिस ने ये अंदेशा लगाया था कि हो सकता है जो कातिल ने वहां पे मर्डर किया, उसके बाद लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए वो ट्रॉली बैग लाया हो। लेकिन उस गली में, उस मोहल्ले में इतनी भीड़ भाड़ होती है कि कातिल को ये मुमकिन नहीं लगा, जिसके बाद से वो फरार हो जाता है। दरअसल पुलिस का ये मानना है कि लगभग ये जो कत्ल हुआ था 3 सितंबर के आसपास की ही वारदात होगी, क्योंकि इतनी बॉडी जो जिस तरह से उसमें स्मेल एंड जो उसका कंडीशन था, इतना दयनीय हो चुका था, इतना खराब हो चुका था कि उसे देखकर पुलिस का अंदेशा था कि ये लाश पुरानी थी, यानी लगभग 19 से 20 दिन पुरानी वो लाश थी, यानी 3 सितंबर। अब आते हैं मुक्ति रंजन पर। दरअसल ओडिशा पुलिस की भूनीपुर इलाके में पुलिस को सूचना मिलती है कि वहाँ पर एक जंगल में पास का इलाका होता है, वहाँ पर एक शख्स की लाश बरामद होती है। इसके साथ ही वहाँ पर कुछ आर्टिकल्स होते हैं, बिलोंगिंग्स होती हैं जो उस शख्स का ही होता है। जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो वहाँ वो एक नोट बरामद करती है और तमाम ऐसे एविडेंस कलेक्ट करती है, जिसके तार सीधे सीधे बेंगलुरु के महालक्ष्मी मर्डर केस से जुड़ते नजर आते हैं। इसके बाद ओडिशा की पुलिस टीम फौरन पुलिस को सूचना देती है, बेंगलुरु पुलिस को, और जिसके बाद उनकी एक टीम वहां पर पहुंच जाती है। जांच पड़ताल चलता है। इसके बाद सामने आता है कि ये मरने वाला शख्स कोई और नहीं था, मुक्ति रंजन था। अब मुक्ति रंजन कौन था, तो आपको बता दें कि मुक्ति रंजन और महालक्ष्मी के बीच कॉल डिटेल्स भी सामने आए हैं, जिसमें यह खुलासा हुआ है कि महालक्ष्मी पहले से मुक्ति रंजन को जानती थी। बता दें कि महालक्ष्मी जिस मॉल में, जिस स्टोर में वो काम किया करती थी, वहीं पर मुक्ति रंजन भी काम किया करता था। वो बतौर वहाँ पर स्टोर मैनेजर था। ये दोनों एक मॉल में काम किया करती थी और मुक्ति रंजन से वहीं उनकी मुलाकात हुई थी। ये मुलाकात इस कदर आगे बढ़ती है कि मुक्ति और महालक्ष्मी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। इसके बाद जो महालक्ष्मी होती है वो अपने घर पर मुक्ति को इनवाइट करती है। मुक्ति उनके घर पर, मुक्ति का आना जाना था। ये बाकायदा पुलिस को सीसीटीवी मिला है, जिसमें स्कूटी से ये साबित हो रहा था कि मुक्ति रंजन का उसके घर पर आना जाना था। कई ऐसे सीसीटीवी वहाँ पर पुलिस ने खंगाले हैं, तो पुलिस को ये लगता है कि शुरुआत के सितंबर महीने में जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया होगा, उस दौरान के सीसीटीवी खंगाले गए तो वहाँ पर स्कूटी पर 2 लोग पुलिस को नजर आए और पुलिस का अंदेशा था कि वो कोई और नहीं बल्कि उनमें से मुक्ति था। यानी 2 से 3 सितंबर की बात है, जिस वक्त उसका लड़की का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, उसी दरमियान मुक्ति भी उस घर में मौजूद था। बेंगलुरु के बसपा गार्डन के पास व्याली कावल नाम का इलाका था, वहीं पर महालक्ष्मी रहा करती थी। इसी दरमियान वो मुक्ति रंजन के साथ अपने घर पर भी 1-2 बार दिखी है। पड़ोसियों का भी कहना था कि उसके घर पर एक शख्स का आना जाना था, जिसे लेकर पुलिस अपने जो टिप थे उसे लेकर खंगाल रही थी और कातिल तक पहुंचने की जद्दोजहद कर रही थी। इसी दरमियान आपको बता दें कि हेमंत आते हैं, जो महालक्ष्मी के हस्बैंड होते हैं, उनका खुलासा होता है। उन्होंने कहा था कि अशरफ नाम का शख्स का आना जाना था, तो इस पर पुलिस अशरफ को भी गिरफ्तार करती है, उससे पूछताछ के लिए बुलाती है, जिसके बाद अशरफ को पुलिस जाने देती है। और लेकिन अशरफ के हाथ से पुलिस को कई ऐसे पुख्ता सबूत लगे थे, जिसके बाद से पुलिस अपना मुंह लगातार बंद कर रही थी और वो कहीं ना कहीं मुक्ति रंजन को तलाश रही थी कि कैसे भी उसे इस मर्डर केस से जोड़ते हुए देख रही थी और उसे प्राइम सस्पेक्ट था, जिसे लेकर पुलिस उसके तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस लगातार नाकाम रही थी। आपको बता दें कि अशरफ जो है उसने खुलासा किया था कि उसका भाई जो है मुक्ति रंजन, उसने फ़ोन पर अपने भाई को यानी अशरफ को ये बताया था कि उसने महालक्ष्मी का
मर्डर कर दिया है। और ये बात उसने सितंबर के महीने में ही बताई थी, जिसके बाद पुलिस अशरफ को जाने देती है और इसके बाद पुलिस की तमाम टीमें लग जाती हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ मुक्ति रंजन को ढूंढने में, इसी बीच मुक्ति रंजन तक भी ये खबर गई होगी कि बेंगलुरु पुलिस लगातार खंगाल रही है, कातिल को तलाश कर रही है। तो ऐसे में मुक्ति रंजन ने जीना स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद वो जाता है उन जंगलों में, दूसरी पुलिस स्टेशन के आसपास की ये इलाका है भूनीपुर, जहां पर वो जाकर खुद को मौत की नींद सुला लेता है। इसके साथ ही वहां पर वो लैपटॉप और अपना बैग और मोबाइल, ये तमाम चीज़ें वहां छोड़ता है। जिसके बाद पुलिस वहां पहुंचती है तो देखती है कि मुक्ति रंजन का वहां पर ये तमाम चीज़ें मिलती हैं। जिसके बाद पुलिस खंगालती है तो उसमें सामने आता है कि मुक्ति रंजन ने जाते जाते एक लिखा हुआ है नोट, जिसमें उसने बताया है कि उसका महालक्ष्मी से 3 सितंबर के दिन उस बेंगलुरु के उस घर में क्या हुआ था। उसने बकायदा उस अपने पेपर के पेज पर उसने बकायदा ये सारी चीज़ें लिखी थी, जिसमें उसने बताया था कि आखिर उसने महालक्ष्मी को 59 टुकड़ों में क्यों काटा था। आपको बता दें कि महालक्ष्मी और ये जो शख्स था मुक्ति रंजन, दोनों के बीच करीबी रिश्ते थे। ये बकायदा उस नोट पे भी इसने लिखा हुआ है मुक्ति ने, जिसमें वो जाते जाते ये लिखता है कि 3 सितंबर को वो उस घर में मौजूद था, महालक्ष्मी भी थी, लेकिन इसी दरमियान इनके बीच आर्ग्यूमेंट होने लगता है। ये आर्ग्यूमेंट, ये गहमा गहमी इतना बढ़ जाता है कि दोनों में बात झड़प तक आ जाती है। झड़प तक बात पहुंचते ही ये दोनों एक दूसरे को समझाते हैं, लेकिन इस पर इनका गुस्सा शांत नहीं होता और गुस्से में आग बबूला होकर जो शख्स है मुक्ति रंजन, वो महालक्ष्मी को सिर पर हिट करता है, जिसकी वजह से वो मौके पर ही बेसुध हो जाती है, गिर जाती है। जिसके बाद वो महालक्ष्मी को मौत के घाट उतार देता है। अब वो सोचता है कि उस घर में महालक्ष्मी की लाश को कैसे वो ठिकाने लगाए, क्योंकि वो पुलिस तो इस तक पहुंच ही जाती। ऐसे में वो प्लान बनाता है। प्लान के तहत वो वेपन लाता है, वेपन से महालक्ष्मी की बॉडी के टुकड़े करता है। अब टुकड़े करने के बाद पहले तो हो सकता है कि उसका ये प्लान हो कि ट्रॉली बैग में वो लाश के टुकड़ों को भरकर धीरे धीरे से वहाँ पर डंप कर दे बॉडी, लेकिन उसे लगा कि ये बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, कई जगह सीसीटीवी है, तो बहुत मुमकिन है कि वो कैमरे में कैप्चर हो जाए, जिसकी वजह से ये प्लान ड्रॉप किया होगा उसने। और इसके बाद उसने वहाँ रेफ्रिजरेटर लाया, सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर था, जिसमें उसने अपने ही, जिसके साथ उसने इतने करीबी रिश्ते बनाए थे, उस लड़की को 59 टुकड़ों में काटा। काटने के बाद वो बाकायदा एक एक बॉडी पार्ट्स को वहाँ पर रखा था, जिसके बाद वो वहाँ से सारी चीज़ें, एविडेंस मिटाने की कोशिश करता है, क्योंकि पुलिस का ऐसा कहना है कि जब वो घर में गए थे तो उन्हें फर्श पर खून या ये सब चीज़ें नहीं मिली थी, यानी बहुत क्लीन था। वहीं दूसरी ओर बता दें कि परिवार वालों ने ये बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो जैसे ही घर के भीतर जाते हैं तो फर्श पर खून ही खून पसरा होता है, इसके साथ ही कीड़े रेंग रहे थे। अब ये भी विरोधाभास है दोनों के बीच में, चाहे पुलिस हो चाहे परिवार वाले हो। दूसरी ओर परिवार वालों के खिलाफ एक बड़ा ये भी रवैया सामने आता है कि आखिर 3 सितंबर से महालक्ष्मी का फ़ोन स्विच ऑफ था, तो ऐसे में 19-20 दिन तक कैसे परिवार वालों ने महालक्ष्मी का कोई खबर नहीं रखा, क्योंकि पड़ोसी ने जब सूचना दी 20 तारीख को, तब इनको सूचना मिलती है। इसके बाद परिवार वाले वहाँ पहुँचते हैं और मामले का खुलासा होता है, जिसमें सामने आता है कि महालक्ष्मी की बॉडी को मर्डर करने के बाद उसकी बॉडी को फ्रिज में डंप किया गया है। तो ऐसे में परिवार पर भी सवाल उठता है कि आखिर परिवार 19 दिन तक क्या करता रहा कि उन्हें पता नहीं कि उनकी बेटी किस हालत में है। वहीं दूसरी ओर उनके हस्बैंड की बात करें तो उनके हस्बैंड का ये कहना था कि लगभग वो 25 से 30 दिन पहले ही मिले थे, इसके बाद वो मिले नहीं थे। और जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाए थे अशरफ पर, तो पुलिस अशरफ को तो पूछताछ के लिए बुलाती है, लेकिन अशरफ से ही उनको ऐसे सबूत ठोस हाथ लगते हैं, जिसके बाद पुलिस कातिल की तलाश करती है और वो तलाश पूरी होती है ओडिशा में। फिलहाल पुलिस इस मामले को जांच कर रही है। वहीं बता दें कि तमाम ऐसे सबूत जो मिले हैं मुक्ति रंजन के पास से, तो उस पर भी पुलिस जांच कर रही है कि जो जाते जाते उसने लिखा है, जो नोट लिखा है और जो बता रहा है जिस तरह से कि महालक्ष्मी को वो जानता था, उनके करीबी रिश्ते थे, और इसी दरमियान उसकी झड़प होती है, आर्ग्यूमेंट होता है और हीट ऑफ द मोमेंट की वजह से वो महालक्ष्मी को हिट किया था सिर पर, जिसकी वजह से वो मौत के मुंह में चली जाती है।
आपको बता दें कि पुलिस महालक्ष्मी के कॉल डिटेल्स भी खंगाल रही है, मुक्ति रंजन के भी कॉल डिटेल्स खंगाल रही है। मुक्ति का 3 सितंबर से ही फ़ोन स्विच ऑफ था। इसके बाद पुलिस दोनों के कॉल इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है कि क्या दोनों के बीच में बातचीत हो रही थी। तो ये पुलिस को पहली कड़ी मिली है जिसमें मुक्ति और महालक्ष्मी के बीच में बातचीत तो होती थी, जिसे लेकर पुलिस अब आगे की तफ्तीश कर रही है। आपको बता दें कि प्राइम सस्पेक्ट था इसमें मुक्ति रंजन, जो अब खुद वो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसने जाते जाते ये खुलासा ज़रूर किया कि हाँ, उसने महालक्ष्मी को 59 टुकड़ों में काटा था और ये उसने आर्ग्यूमेंट और बहस होने के बाद उसने इस तरह से अपराध को अंजाम दिया। और वो जाते जाते अपने भाई को ये बता दिया था कि मैं बेंगलुरु छोड़ रहा हूँ, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और मैंने महालक्ष्मी को मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद भाई ने पुलिस के सामने ये खुलासा कर दिया था कि हाँ, उसके भाई ने फ़ोन किया था जिसमें ये बताया था। और जिस तरह से तफ्तीश आगे बढ़ती है तो बेंगलुरु पुलिस की भी जो एंगल था, जांच का दायरा था, वो काफ़ी सराहनीय था कि जिस तरह से उन्होंने जांच किया और जांच करते करते उनका एंगल पहुंचता है मुक्ति रंजन तक और सीसीटीवी सामने आता है जिसमें पता चलता है कि ऑफिस के कलीग ने ही इस तरह से वारदात को अंजाम दिया था।